नमस्कार दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि एचआईवी एक लेंटी वायरस है यानी कि रेट्रोवायरस का एक उपसमूह है जिससे कि एचआईवी इन्फेक्शन होता है और समय के साथ इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स बन जाता है। दोस्तों एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक बीमारी है जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या एचआईवी के कारण होती है और इसमें शरीर की प्रतिरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचता है। एचआईवी या एड्स के कारण किसी व्यक्ति की इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। CD4+ T सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एचआईवी इन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम सेंटर CDC के अनुसार स्वस्थ लोगों के खून में हर क्यूबिक मिलीमीटर में लगभग 1000 CD4+ T कोशिकाएं होती हैं और एड्स से ग्रस्त रोगियों में इसकी संख्या 200 या उससे कम हो जाती है। दोस्तों एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको एड्स है। एड्स एचआईवी इन्फेक्शन का तीसरा और अंतिम चरण है। हालांकि अनुपचारित एचआईवी इन्फेक्शन समय के साथ एड्स बन सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एचआईवी या एड्स के चरण यानी कि स्टेजेस कितने होते हैं। तो दोस्तों उपचार के बिना एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों इसके 3 चरण यानी कि 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला होता है एचआईवी का तीव्र इन्फेक्शन यानी कि एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन। एचआईवी से संक्रमित होने के करीब 1 से 4 सप्ताह बाद कुछ लोगों को फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। ये लंबे समय तक नहीं रहते और हो सकता है आपको फ्लू के केवल कुछ ही लक्षणों का अनुभव हो या कोई भी ना हो। सिर्फ इन लक्षणों का अनुभव करना ही एचआईवी के निदान का एक विश्वसनीय तरीका नहीं है। दूसरा चरण यानी कि दूसरा स्टेज होता है क्लिनिकल लेटेंसी या एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी या फिर क्रॉनिक एचआईवी। पहले चरण के समाप्त होने के बाद बहुत लोग बेहतर महसूस करने लगते हैं और हो सकता है एचआईवी वायरस के 10 से 15 साल तक कोई अन्य लक्षण न दिखाई दे। हालांकि वायरस तब भी सक्रिय रहता है, नई कोशिकाओं को संक्रमित करता है और बढ़ता रहता है। समय के साथ ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और तीसरा जो चरण होता है दोस्तों वो होता है एड्स। एड्स जो है ये एचआईवी इन्फेक्शन का अंतिम चरण है और इस समय तक एचआईवी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बुरी तरह नुकसान पहुंचा चुका होता है और शरीर अन्य अवसरवादी इन्फेक्शनों से नहीं लड़ पाता। दोस्तों अवसरवादी इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में बार बार होते हैं। एचआईवी वाले लोगों में एड्स का निदान तब होता है जब उनके शरीर में 200 से कम CD4+ T कोशिकाएं रह जाती हैं या उन्हें एक या एक से अधिक अवसरवादी इन्फेक्शन होते हैं। उपचार के बिना एड्स से ग्रस्त लोग आमतौर पर लगभग 3 साल तक जीवित रहते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे एचआईवी एड्स के लक्षणों के बारे में। तो दोस्तों अधिकांश एचआईवी से संक्रमित लोगों को कम समय के लिए फ्लू जैसे लक्षणों का अनुभव करते हैं जो कि इन्फेक्शन होने के 2 से 6 सप्ताह बाद होते हैं। इसके बाद हो सकता है कि एचआईवी के कई सालों तक कोई लक्षण न हो और ये देखा गया है कि एचआईवी से संक्रमित 80% लोगों को फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। इन लक्षणों का होना मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में एचआईवी वायरस है। ये लक्षण किसी और स्थिति के कारण भी हो सकते हैं और इनमें सबसे आम लक्षण है बुखार होना, गले में खराश होना और शरीर पर चकत्ते होना। और इसके अन्य लक्षण भी हो सकते हैं जैसे कि थकान होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना और ग्रंथियों में सूजन आना। दोस्तों आमतौर पर ये लक्षण 1 से 2 सप्ताह तक रहते हैं लेकिन ज़्यादा समय के लिए भी रह सकते हैं और ये एक संकेत है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस के खिलाफ लड़ रही है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपको ये लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एक बार जब प्रतिरक्षा प्रणाली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं जैसे कि वजन घटना, बहुकालीन दस्त होना, रात को पसीना आना, त्वचा की समस्याएं होना, बार बार इन्फेक्शन होना और गंभीर जानलेवा बीमारियां होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि एचआईवी एड्स कैसे होता है। तो दोस्तों एचआईवी से संक्रमित होने के लिए आपके शरीर में संक्रमित व्यक्ति का रक्त या वीर्य या योनि स्राव प्रवेश करना चाहिए। आप साधारण संपर्क के माध्यम से संक्रमित नहीं हो सकते। एचआईवी जो है ये हवा, पानी या कीड़े के काटने के माध्यम से प्रसारित नहीं होता। आप कई तरीकों से एचआईवी से संक्रमित हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात की जाए यौन संबंध की, तो आप किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाकर संक्रमित हो सकते हैं अगर उस व्यक्ति का रक्त, वीर्य या योनि स्राव आपके शरीर में प्रवेश करता है। योनि, गुदाद्वार या मौखिक यौन संबंध बनाने से इन्फेक्शन फैल सकता है और ये वायरस सेक्स के दौरान मुंह में होने वाले छाले या गुदा या योनि में होने वाले छोटे से चीरे से भी फैल सकता है।
उसके बाद दोस्तों बात की जाए रक्त के संचरण की, तो कुछ मामलों में वायरस रक्त संचरण के माध्यम से भी प्रसारित होता है। उसके बाद बात की जाए सुइयों के साझा प्रयोग की, तो एचआईवी वायरस तब भी फैल सकता है अगर एक सुई जो किसी संक्रमित व्यक्ति पर इस्तेमाल की गई हो किसी असंक्रमित व्यक्ति पर इस्तेमाल कर दी जाए। और उसके बाद बात की जाए प्रेगनेंसी या प्रसव या स्तनपान की, तो अगर एक औरत एचआईवी वायरस से संक्रमित है तो वो गर्भावस्था या प्रसव या स्तनपान द्वारा अपने बच्चे को भी इससे संक्रमित कर सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि एचआईवी एड्स होने का जोखिम किन लोगों को ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात की जाए पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों की, तो हालांकि समलैंगिक यानी कि गे या पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों की संख्या कम है, लेकिन उन्हें एचआईवी एड्स होने का खतरा ज़्यादा होता है। उसके बाद बात की जाए इंजेक्शन से नशा करने वाले लोगों की, तो इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाएँ लेने वाले लोगों को एचआईवी एड्स होने का जोखिम अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा होता है। उसके बाद बात की जाए महिलाओं की, तो एचआईवी से संक्रमित साथी के साथ असुरक्षित संभोग करने की वजह से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है और असल में महिलाओं के एचआईवी से संक्रमित होने का ये सबसे आम कारण है। उसके बाद बात की जाए युवाओं की, तो मुख्यतः युवाओं में यौन परीक्षण की जिज्ञासा ज़्यादा होती है और वो अपने साथियों के प्रभाव के कारण नशे भी करते हैं, जिनसे कि उनका एचआईवी से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। और उसके बाद बात की जाए बुजुर्ग लोगों की, तो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ये नहीं मानते कि उन्हें भी एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है और इसीलिए वो बिना किसी डर के ऐसी गतिविधियां कर लेते हैं जिनसे कि उनके एचआईवी से ग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि एचआईवी एड्स से कैसे बचें। तो दोस्तों अभी ऐसी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जो एचआईवी इन्फेक्शन को रोक सके या उन लोगों का इलाज कर सके जिन्हें एचआईवी एड्स हैं। एचआईवी एड्स से बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कॉन्डम का इस्तेमाल करना। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कॉन्डम उपलब्ध हैं। असुरक्षित यौन संबंध बनाना एचआईवी के प्रसार का सबसे आम तरीका है। आप पूरी तरह से एचआईवी के जोखिम को खत्म नहीं कर सकते जब तक आप यौन संबंध बनाने से खुद को रोक नहीं लेते। हालांकि इसके जोखिम को कम करने के लिए आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे कि अपनी और अपने साथी की स्थिति जानने के लिए एचआईवी के लिए परीक्षण कराएं, अन्य यौन संचारित रोगों के लिए परीक्षण कराएं। यदि आपको कोई ऐसी कोई बीमारी है तो इलाज करें, क्योंकि एसटीडी होने से एचआईवी का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ कॉन्डम का उपयोग करने का सही तरीका जानें और उनका उपयोग हर बार जब आप यौन संबंध बनाते समय करें। अपने यौन साथियों की संख्या को सीमित करें, केवल एक साथी के साथ यौन संबंध बनाएं जो केवल आपके साथ सेक्स करे। साथ ही साथ यदि आपको एचआईवी है तो निर्देश अनुसार अपनी दवाएं लें और अपने यौन साथी को इसे प्रसारित करने के जोखिम को कम करें। हालांकि आपको अभी भी कॉन्डम का उपयोग करने की आवश्यकता है। एचआईवी जो है ये रक्त के माध्यम से भी फैलता है और इसीलिए कभी पहले से ही इस्तेमाल की गई सुइयों या इंजेक्शन का उपयोग न करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि एचआईवी एड्स का निदान कैसे होता है। तो दोस्तों एचआईवी का निदान करने के लिए रक्त परीक्षण सबसे आम तरीका है। इन्फेक्शन के तुरंत बाद एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं होता है। आपके संक्रमित होने के कुछ समय बाद तक आपके रक्त परीक्षण नेगेटिव आ सकते हैं। एचआईवी और एड्स के निदान के लिए कुछ प्राथमिक परीक्षण हैं, जैसे कि सबसे पहले बात की जाए एलिजा टेस्ट की, तो एलिजा का मतलब है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसका प्रयोग एचआईवी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि आपका परीक्षण पॉजिटिव आता है तो आमतौर पर वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण की, तो ये एक बहुत ही संवेदनशील रक्त परीक्षण है जिसका उपयोग पॉजिटिव एलिजा परीक्षण के परिणाम की पुष्टि करने के लिए किया जाता है और ये आपके रक्त में एचआईवी एंटीबॉडी का पता लगाता है। और उसके बाद बात की जाए घरेलू परीक्षण यानी कि होम टेस्ट की, तो अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA द्वारा स्वीकृत एकमात्र घरेलू परीक्षण को होम एक्सेस एक्सप्रेस टेस्ट कहा जाता है, जो केमिस्ट के पास उपलब्ध होता है। अगर यदि परीक्षण पॉजिटिव है तो निदान की पुष्टि करने और अपने उपचार विकल्पों पर चर्चा करने के लिए अपने चिकित्सक से बात करें, और यदि परीक्षण नेगेटिव है तो परिणाम की पुष्टि करने के लिए इसे 3 महीने में फिर से करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सलाइवा परीक्षण की, तो आपके गाल के अंदर से लार लेने के लिए कॉटन पैड का उपयोग किया जाता है। पैड जो है वो परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला में दिया जाता है और पॉजिटिव परिणाम आने पर रक्त परीक्षण से इसकी पुष्टि करवाएं। और उसके बाद बात की जाए वायरल लोड परीक्षण की, तो ये परीक्षण आपके रक्त में एचआईवी की मात्रा को मापता है। डीएनए क्रम जो कि खासकर एचआईवी को बांधते हैं उसका उपयोग करके एचआईवी का पता लगाया जाता है। दोस्तों एचआईवी के परीक्षण बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे कि चक्कर आना या बेहोश होना, खासकर यदि आपको सुई या रक्त से डर लगता है, सुई लगने की जगह पर एक इन्फेक्शन होना, सुई लगने की जगह पर नील पड़ना या फिर खून रुकने में परेशानी होना।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि HIV एड्स का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों हालांकि HIV एड्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन HIV और इसकी जटिलताओं से लड़ने में दवाएं अत्यधिक प्रभावी रही हैं। दवाएं आपके शरीर में HIV वायरस को कम करने में मदद करती है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को जितना हो सके उतना स्वस्थ रखती है। दोस्तों HIV और एड्स के इलाज के लिए FDA द्वारा स्वीकृत कुछ दवाएं हैं। सबसे पहले बात की जाए न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर या NRTI की, तो ये दवाएं वायरस के गुणन को रोकती है, जिससे शरीर में HIV का फैलाव धीरे होता है। इनमें हैं एबाकावेर, डिडेनोसिन, एम्ट्रिसिटाबिन, लेमिवुडिन, स्टेवुडिन, टेनोफोविर, ज़ेलसिटाबिन और ज़िडोवुडिन। उसके बाद दोस्तों बात की जाए प्रोटेज इनहिबिटर की यानी कि PI की, तो ये FDA द्वारा स्वीकृत दवाएं वायरस के गुणन में बाधा डालती है। इनमें हैं एम्प्रेनाविर, एटाजानाविर, फॉसेम्प्रेनाविर, इंडिनाविर, लोपिनाविर, रिटोनाविर और सेक्विनाविर। उसके बाद दोस्तों बात की जाए फ्यूज़न इनहिबिटर्स की, तो फ्यूज़न इनहिबिटर एक नई श्रेणी की दवाएं हैं जो HIV को सेल के अंदर से फ्यूज़ होने से रोकती है, जिससे उसका गुणन नहीं हो पाता। और इन दवाओं के समूह में एनफ्यूवर्टाइड आती है, जिसे कि फ्यूजियोन या T20 भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या HAART की, तो दोस्तों HAART अक्सर HIV कॉकटेल के रूप में जाना जाता है और ये 3 या अधिक दवाओं का एक संयोजन है, जैसे कि प्रोटेज इनहिबिटर और अन्य एंटी रेट्रोवायरल दवाएं। ये HIV के गुणन को कम करने में बहुत हद तक प्रभावशाली है, जो शरीर में HIV के प्रसार को धीमा कर सकता है। और HAART का लक्ष्य आपके शरीर में वायरस की मात्रा को उस स्तर तक कम करना है जिससे कि वो रक्त परीक्षणों में न पाया जा सके। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यानी कि NNRTI की, तो दोस्तों NNRTI HIV द्वारा नए कोशिकाओं के इन्फेक्शन को अवरुद्ध करते हैं और ये दवाएं अन्य एंटी रेट्रोवायरल दवाओं के साथ संयोजन में निर्धारित की जा सकती है। इनमें है डेल्वारिडाइन, एफ्राविरेंस और नेविरापाइन। दोस्तों ध्यान रहे कि बिना अपने चिकित्सक से परामर्श करें कोई भी दवा न लें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि HIV एड्स से आपको क्या क्या समस्याएं या जटिलताएं हो सकती हैं। तो दोस्तों HIV एड्स आपकी प्रतिरक्षा क्षमता को कमज़ोर कर देता है, जिससे आपको कुछ अन्य इन्फेक्शन और कैंसर भी हो सकते हैं। जैसे कि बात की जाए TB की, तो TB को ठीक किया जा सकता है अगर जल्दी इसका निदान हो जाए। उसके बाद बात की जाए साइटोमेगालोवायरस की, तो ये आम वायरस वैश्विक तौर पर ज़्यादातर वयस्कों को प्रभावित करता है और अक्सर इसमें आँख का या जठरांत्रीय इन्फेक्शन होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कैंडिडियासिस की, तो ये एक आम फंगल इन्फेक्शन है जिसे थ्रश भी कहा जाता है और ये एक आम दृश्य जांच के बाद एंटी फंगल दवाओं से ठीक किया जा सकता है। उसके बाद बात की जाए क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की, तो ये दिमाग को प्रभावित करने वाला एक इन्फेक्शन है। अगर इसे अनउपचारित छोड़ दिया जाए तो ये अक्सर घातक होता है। उसके बाद बात की जाए टॉक्सोप्लाज्मोसिस की, तो ये परजीवी इन्फेक्शन आमतौर पर 200 से कम CD4 कोशिकाओं की गिनती वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। रोग निरोध इलाजों का उपयोग करके इसका उपचार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस की, तो ये अतिसारीय रोग अक्सर बहुकालीन हो जाता है और इसमें गंभीर दस्त और पेट की ऐंठन होती है। और उसके बाद बात की जाए कैपोसी सार्कोमा की, तो कैपोसी सार्कोमा एक प्रकार का कैंसर है जिसमें त्वचा की परत के नीचे असामान्य टिश्यूज़ का विकास होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए लिम्फोमा की, तो ये कैंसर का एक ऐसा प्रकार है जो अक्सर HIV एड्स से ग्रस्त लोगों में मौजूद होता है और लिम्फोमा का उपचार कैंसर के प्रकार और व्यक्ति की हालत पर निर्भर करता है। उसके बाद बात की जाए वेस्टिंग सिंड्रोम की, तो इसमें शरीर का वजन अनैच्छिक घटता है और आपके शरीर के वजन का औसत 10% से अधिक वजन घट जाता है और इसके उपचार के लिए आहार और निरंतर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करी जाए सर्वाइकल कैंसर की, तो HIV से ग्रस्त महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के विकास का अधिक खतरा होता है। खराब प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर के इलाज में जटिलताएं पैदा करती है। और बात की जाए निमोनिया की, तो HIV एड्स के साथ निमोनिया बहुकालीन हो जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि HIV एड्स होने के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बिना कॉन्डम के यौन संबंध न बनाएं, धूम्रपान न करें, अवैध नशीले पदार्थों का प्रयोग न करें, अपनी दवाओं को निर्धारित अनुसार लें, अपने हाथों को ठीक से धोएं और स्वस्थ भोजन खाएं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि HIV एड्स में क्या खाना चाहिए। तो भोजन से एड्स ठीक नहीं हो सकता, लेकिन सही आहार से शरीर को ताकत मिलती है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट जैसे ब्राउन चावल, आलू और रोटी, कुछ प्रोटीन जैसे कि बिना वसा वाली मीट, मछली, अंडे और फलियां, कुछ डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध, दही और पनीर, और साथ ही साथ वसा और शर्करा रहित खाना खाएं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।